जय हिंद। मैं संटू कुमार आज कोशिका स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि बायोलॉजी का सबसे बड़ा चैप्टर है। क्या? तो सबसे बड़ा चैप्टर है। आज कोशिका स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सेल कहते हैं। कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सेल कहते हैं। वहीं कोई पूछेगा कि कोशिका को बायोलॉजिकल नेम में क्या कहते हैं? तो साइटो कहते हैं। क्या कहते हैं? तो साइटो कहते हैं। कोशिका क्या है? साइटो, यानी कि बायोलॉजिकल नाम है। साइटो माने क्या होता है? तो मतलब कोशिका। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। अब कोशिका की खोज किसने किया था? कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? तो 1665 ईस्वी में। कब किया था? तो 1665 ईस्वी में किया था। वहीं जीवित कोशिका की खोज किसने किया? जीवित कोशिका की खोज किसने किया? तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया। कब किया था? 1674 ईस्वी में किया। कब किया? 1674 ईस्वी में किया। वहीं कोशिका का सिद्धांत देने में दो व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कौन व्यक्ति है? पहला स्लाइडन और दूसरा स्वान। कोई पूछेगा कि मतलब कि कोशिका के सिद्धांत कितने व्यक्तियों ने दिया? तो दो व्यक्तियों ने, पहला स्लाइडन और दूसरा स्वान ने दिया। वहीं देखिए सबसे छोटी कोशिका क्या है? तो सबसे छोटी कोशिका क्या है? तो माइकोप्लाज्मा है। सबसे छोटी कोशिका क्या है? तो ओवरऑल पूरा दुनिया में कोई पूछेगा कि सबसे छोटी कोशिका क्या है? तो माइकोप्लाज्मा है। सबसे छोटी कोशिका क्या है? तो माइकोप्लाज्मा। वहीं ओवरऑल पूरा दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका की बात किया जाए तो क्या होता है प्यारे बच्चों? तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। क्या होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है। कोशिका मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो शुक्राणु। मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो शुक्राणु होता है। वहीं पूछेगा मानव में सबसे बड़ी कोशिका, मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या होगा? तो अंडाणु, यानी कि ओवम। अंडाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो ओवम कहते हैं। मानव में सबसे लंबी कोशिका की बात किया जाए तो क्या होगा? न्यूरॉन सेल, जो मस्तिष्क में पाया जाता है। जो मस्तिष्क में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? न्यूरॉन सेल। विभाजन रहित, यानी कि जिसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता है। रहित का मतलब कोशिका का विभाजन नहीं होता है, वो क्या? न्यूरॉन। मस्तिष्क में कोशिका का विभाजन नहीं होता। कभी आप देखते हैं कि मस्तिष्क में जिस व्यक्ति के पास मतलब मस्तिष्क में कोशिका का विभाजन हो जाता है उसे ब्रेन ट्यूमर धर लेता है, यानी कि ब्रेन कैंसर धर लेता है। कोशिका के अंग के बारे में जानेंगे। क्या? कोशिका के अंग के बारे में। तो सबसे फर्स्ट अंग के नाम जानते हैं तो कोशिका झिल्ली। सबसे पहले क्या देखते हैं? तो कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली इंग्लिश में से क्या कहते हैं? तो सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ये क्या चीज का बना होता है? तो क्या चीज का बना होता है? तो प्रोटीन का बना होता है। क्या चीज का? प्रोटीन। किसमें पाया जाता है? जंतु एवं पादप दोनों में पाया जाता है। कोशिका के सभी अंग के नाम देखिए। कोशिका के सभी अंग इस झिल्ली के अंदर होते हैं। इसके तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं कोशिका के सभी अंग। कोशिका के दूसरा अंग के नाम जानेंगे। कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किसे कहते हैं? सेल वॉल। क्या चीज में? पादप में पाया जाता है। ओनली पादप में पाया जाता है। ठीक है। ये पादप झिल्ली है ना, जो इन दोनों में पाया जाता है। पादप कोशिका झिल्ली है जो पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। लेकिन कोशिका भित्ति की बात किया जाए तो ओनली पादप में पाया जाता है। क्या चीज में? तो कोशिका भित्ति क्या चीज का बना होता है? तो सेल्यूलोज का बना होता है। क्या चीज का? सेल्यूलोज का बना होता है। क्या क्या चीज मतलब प्रदान करता है? सुरक्षा तथा आकार को प्रदान करता है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसका नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। उसे हिंदी में क्या कहते हैं? तो सूत्रकणिका कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? तो सूत्रकणिका। उसका खोज किसने किया? माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया? कोई पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया? तो अल्टमैन ने किया। अल्टमैन ने। जब व्यक्ति श्वसन की क्रिया करता है तो आरबीसी द्वारा, ब्लड द्वारा ऑक्सीजन होता है जो परिवहन की क्रिया कर, मतलब कि ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ ऑक्सीकरण कर आरटीएस एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है। क्या? आरटीएस एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है और ग्लूकोज का भी निर्माण करता है। एटीपी तो फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। इसकी आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं? तो पेस्ट्री कहते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स चक्र चलता है उसका आंतरिक दीवार जो होता है ना, आंतरिक माइटोकॉन्ड्रिया का आंतरिक दीवार होता है उसे क्या कहते हैं? कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं? तो पेस्ट्री कहते हैं। अब चौथा अंग की बात करेंगे गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी
इसका खोज किसने किया? कैमिलो गोल्जी ने। इसका खोज किसने किया? कैमिलो गोल्जी ने। ये क्या करता है? तो परिवहन का कार्य करता है। क्या करता है? तो परिवहन का कार्य करता है। जैसे में हम अभी क्या कर रहे हैं? क्लास ले रहे हैं तो सबसे ज्यादा ऊर्जा मतलब कहाँ? जीभ में लग रहा है। सबसे ज्यादा जीभ में ऊर्जा लग रहा है। तो परिवहन की क्रिया दौरान किसके द्वारा होता है? तो गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है। तो जीभ में तक लाने में ऊर्जा सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा? तो गोल्जी बॉडी का रहा। किसका योगदान रहा? इसे ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रैफिक पुलिस। गोल्जी बॉडी को क्या कहते हैं? तो ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। वर्तमान के बारे में देखेंगे। राजस्थान यानी कि व्हीकल्स किसे कहते हैं? व्हीकल्स किसे कहते हैं? व्हीकल्स किसे कहते हैं? जहाँ पे जल का स्टोर यानी कि संग्रहण होता है। जैसे में वायु का होता है ना जी स्टोर, ठीक उसी तरह जल का संग्रहण होता है। कहाँ होता है? तो व्हीकल्स यानी कि राजस्थानी में। व्हीकल्स जंतुओं में क्या होता है? छोटा होता है। नीचे की ओर दर्शाएं तो ये छोटा हुआ और ऊपर की ओर पादपों में बड़ा होता है। व्हीकल्स में 80% जल होता है और जब व्यक्ति को 1% जल की कमी होता है व्हीकल्स में तो प्यास लगता है और 10% की कमी होता है सीधे ऊपर चल जाता है। समझे? तो क्या है? सेंट्रोसोम आने की तरका है, जिसका नाम क्या है? सेंट्रोसोम आने की तरका है। इसका खोज किसने किया? तो बोबरी ने किया। इसका खोज किसने किया? तो बोबरी। कोई पूछेगा कि सेंट्रोसोम का खोज किसने किया? तो बोबरी नामक वैज्ञानिक ने किया। सेंट्रोसोम का कार्य क्या रहता है? तो कोशिका विभाजन का कार्य करता है। क्या? कोशिका विभाजन का कार्य करता है। यानी कि पुनर्निर्माण यानी फिर से निर्माण कर लेता। सबसे अधिक अगर देखा जाए कोशिका विभाजन किसमें होता है? तो यकृत में होता है। यानी कि जिगर। यकृत का वजन कितना होता है? 1.5 kg यानी कि 1.5 kg होता है। यकृत का वजन कितना? 1.5 kg। सबसे अधिक किसमें होता है? लीवर यानी कि यकृत में होता है कोशिका का विभाजन। और सबसे कम पूछा जाए किसमें होता है? न्यूरॉन यानी कि मस्तिष्क में सबसे कम होता है विभाजन। अगर मस्तिष्क में विभाजन हो जाएगा तो ब्रेन ट्यूमर होने की संभावना अधिक होती है। द्रव्यजालिया, अंतःपरद्रव्यजालिया, इसमें क्या होता है? इसे आंतरिक कंकाल कहा जाता है। कोशिका का आंतरिक कंकाल किसे कहते हैं? तो अंतःपरद्रव्यजालिया। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शॉर्टकट में इसे क्या बोलते हैं? शॉर्टकट में ईआर। इसे कोशिका आंतरिक सहायता भी बोलते हैं। इसे कोशिका क्या बोलते हैं? तो आंतरिक सहायता प्रदान करता है कोशिका के। कौन प्रदान करता है? ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं। पहला स्मूथ जहाँ वसा का निर्माण होता है और दूसरा रफ जहाँ प्रोटीन का निर्माण होता है। क्या? तो प्रोटीन का निर्माण होता है। यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है पूरा। इसे दो भाग में बांट दिए हैं, पहला स्मूथ और दूसरा रफ। स्मूथ वाला में क्या होता है? तो वसा का निर्माण होता है। यहाँ पे वसा का निर्माण होगा और यहाँ रफ वाला यानी कि यहाँ पे खुरदरा रहता है, छोटा छोटा चीज रहता है। वहाँ क्या? राइबोसोम का निर्माण होता है। द्रव्यजालिका के दूसरे भाग में हुआ था जहाँ खुरदुरा पाया गया था, वहाँ से राइबोसोम का निर्माण हुआ। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन का निर्माण कहा जाता है। यानी प्रोटीन का निर्माण करता है कौन? तो राइबोसोम करता है। इसे प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। कोई पूछेगा कि प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो राइबोसोम के कहते हैं। प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो राइबोसोम को कहते हैं। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, पहला 70S और दूसरा 80S। 70S क्या होता है? छोटा होता है। 70S क्या होता है? छोटा होता है। ये जंतु कोशिका में पाया जाता है। क्या? जंतु कोशिका में पाया जाता है 70S वाला। और बड़ा यानी कि छोटा वाला क्या कहते हैं? तो प्रोकैरियोटिक कहते हैं। और बड़ा वाला को क्या कहते हैं? तो यूकैरियोटिक कहते हैं। तो एक पादप में पाया जाता है और एक जंतु में पाया जाता है। अब इसको ठीक से कैसे जानेंगे? जैसे में देखिए कोई बात यानी कोई जंतु है ना, यू बोल रहे हैं ना, तो उसमें यूकैरियोटिक होगा। जितना भी देख रहे हैं ना वो यूकैरियोटिक होगा। प्रोकैरियोटिक जो पादप में पाया जाता है। अब देखें केंद्र का यानी कि न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे। न्यूक्लियस का खोज किसने किया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया। किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किया था? तो 1831 ईस्वी में किया था। छोहाड़ा के आप लोग देखें ना, छोहाड़ा क्या रहता है? तो केंद्र आने के बीच में रहता है। तो छोहाड़ा का जो बीज होता है वो कैसा रहता है? तो ब्राउन कलर का रहता है। उसी तरह से ठीक से याद कीजिएगा, छोहाड़ा के
बीज जो रहता है क्या ब्राउन कलर का रहता है। तो उसी तरह से केंद्रक का खोज इसने किया तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या कब किया तो 1831 ईस्वी में किया, 1831 ईस्वी में। और केंद्रक में क्या क्या चीज पाया जाता है तो क्रोमोसोम पाया जाता है और डीएनए पाया जाता है और आरएनए पाया जाता है। डीएनए और आरएनए, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है डी न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब केंद्रक को क्या बोला जाता है ब्रेन ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ सेल। केंद्रक को क्या कहते हैं तो ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। कोशिका ब्रेन किसे कहते हैं तो किसे कहते हैं केंद्रक को कहते हैं, कोशिका का ब्रेन कहते हैं। पूरा कोशिका को नियंत्रित कौन करता है, उनकी कंट्रोल कौन करता है तो यही केंद्रक है। सबको कंट्रोल करके रखता है कौन तो केंद्रक। इसे कोशिका को ब्रेन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है केंद्रक को क्या कहते हैं, कोशिका को ब्रेन कहते हैं। क्या है तो लाइसोसोम, इसका नाम क्या है तो लाइसोसोम। लाइसोसोम का खोज किसने किया, लाइसोसोम का खोज किसने किया तो ड्यू डुवे ने किया। किसने किया तो ड्यू डुवे ने किया। लाइसोसोम को हाइड्रोलिक एंजाइम कहते हैं, यानी कि जल अपघटक एंजाइम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जल अपघटक एंजाइम बोला जाता है। कोई पूछेगा कि जल अपघटक एंजाइम किसे बोला जाता है तो लाइसोसोम को बोला जाता है। किसे बोला जाता है लाइसोसोम का। इसका कार्य क्या है, इसका कार्य क्या है तो यह कोशिका पाचन का क्रिया करता है। क्या करता है तो पाचन का क्रिया करता है। इसे क्या बोलते हैं आत्महत्या की थैली बोला जाता है। क्या बोला जाता है आत्महत्या की थैली, इंग्लिश में एटम बम इसको बोला जाता है। कोई पूछेगा कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं तो क्या होगा तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है तो इसका कार्य क्या तो पाचन का क्रिया करता है, कोशिका में पाचन का क्रिया करता है। मेन बात तो यह है कि आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। आरबीसी में जो होता है ना कि लाइसोसोम नहीं पाया जाता। इसीलिए आरबीसी का जीवन काल क्या होता है तो 120 दिन होता है। इसीलिए आरबीसी जब मर जाता है 120 दिन के बाद कहाँ जाके प्लीहा यानी कि तिल्ली में जाके जमा हो जाता है। ठीक है, तो कोशिका के सारे अंग के बारे में आज बात कर लिए हैं। तो मतलब कि कुछ अंग और बचा हुआ है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी, वैक्यूल, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, राइबोसोम के बारे में बात कर लिए। और अभी देखें लाइसोसोम, एक अंग और बच रहा है जिसका नाम क्या है। आज जीव द्रव के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कोशिका का 11वां अंग है, यानी कि जीव द्रव के बारे में आज बात करने जा रहे हैं जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जीव द्रव कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अन्यथा कह सकते हैं कि जीव द्रव का निर्माण 2 चीजों से होगा, केंद्रिका द्रव और दूसरा कोशिका द्रव और दूसरा केंद्रिका द्रव से होगा। कोशिका द्रव दूसरा यानी कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस प्लाज्म से किसका निर्माण हो गया प्रोटोप्लाज्म का निर्माण हो गया। जीव द्रव का खोज किसने किया था तो पुरकेंद्रे ने किया था। किसने किया था तो पुरकेंद्रे ने किया था। और उसका भौतिक आधार किसने दिया था तो हैक्सले ने दिया था।